बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दबंग और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं एक इंतहाई अहम पैगाम के हवाले से, जो कि बानी पीटीआई ने जेल से बाहर भिजवाया है। किसके नाम वो पैगाम आया है और उस पैगाम में क्या ख़ास बात है, ये सबसे बड़ी खबर है जी। बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल से अपने साबिक दरीना साथी और पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर के नाम एक पैगाम भिजवाया है, जिसमें उन्हें पार्टी के इब्तदाई दौर के साथियों और नाराज़ रहनुमाओं और कारकुनों को दोबारा मनाने, मुत्तहिद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और एक निजी चैनल से वो गुफ्तगू कर रहे थे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये सारी खबर दी है और अकबर एस बाबर की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि बानी पीटीआई का पैगाम जेल में मौजूद एक और दरीना दोस्त के ज़रिए उन तक पहुंचाया गया है। पैगाम में बानी पीटीआई ने कहा है कि जेल से जब भी बाहर आया तो सबसे पहले अकबर एस बाबर के घर जाऊंगा, सबसे पहले मैं उससे मिलना चाहूँगा। अच्छा जी, ये हो गई है जी इंतहाई अहम मामले के हवाले से बात। दूसरी जानिब जो बानी पीटीआई की बहनें हैं वो कहते हैं हमें मिलने की इजाज़त दे दें, हम बाहर आके किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। शेख वकास अकरम साहब मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इमरान खान तक तुम्हें हर सूरत रसाई देना होगी। इमरान खान का ये कानूनी हक है। वो कहते हैं ऐसे नहीं आप रोक सकते, हम हर सूरत मिलेंगे और कोई भी हमें नहीं रोक सकता। एक और बड़ी अहम खबर, वज़ीर इतलात हैं जी शफी जान साहब, उन्होंने कहा है जी पीपल्स पार्टी उनको कोई इशारे कर रही हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई ख़बरें मौसूल हो रही हैं और उनको जो है वो कोई मुत्तहिद करने की, कोई हुकूमत गिराने की पेशकश की जा रही है। ये वो तमाम मामलात हैं जो आज के इस सेशन में ज़ेरे बहस आने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम अकबर एस बाबर वाला मामला है कि ये पैगाम कैसे आया है और इस वक्त जो है वो ये पैगाम आना कितना इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बानी पीटीआई की सेहत आजकल एक मौमा बना हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक शॉट है, वो सुन लीजिए, फिर हम अपने तज्ज़ियाकार की तरफ चलते हैं जी। है हम बिल्कुल वाज़े तौर पे ये कहना चाहते हैं कि आपको इमरान खान से हमें मिलने के हवाले से ये एक्सेस जो है अलाउ करना पड़ेगी, ये उनका हक है। मैं हुकूमत में बैठे हुए ये फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज को कह दूं कि अपने ज़हन में रखना, ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हमें इस वक्त इमरान खान का मेडिकल चेकअप चाहिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि हमने जो चेक करवाया है पेमिस के पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है जिस चीज़ की इमरान खान को ज़रूरत है। डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर इमरान खान की आंख का मुआयना करें। इसलिए भी ज़रूरी है कि ना सिर्फ रेटिनल स्पेशलिस्ट बल्कि जनरल फिजिशियंस को भी खान साहब का इलाज और उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के दौरान शामिल करना ज़रूरी है। और हमारा ख्याल है कि मैं या डॉक्टर फैसल सुल्तान जो मेरे कॉलीग हैं यहाँ पे, हम में से किसी को इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। शुरू में हमने ये फैसला किया था कि इंशाल्लाह इक़्तिदार तो तहरीक इंसाफ को मिलना है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बन के रहेंगे। मौजूदा जो सूरत हाल है तो मैं अब ये कहने पर मजबूर हूँ कि हम इनसे जब हमारी बारी आएगी, जब हमारी हुकूमत आएगी, हम इनसे ज़्यादा FIRs काटेंगे और इससे ज़्यादा सख्ती करेंगे। लीजिए, वहाँ से तो सख्तियों के पैगाम आ रहे हैं कि भाई हमारी बारी आने दे, फिर आपको देख लेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी वालेकुम सर। दबंग बयानात वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारी बारी आने दें, फिर आप लोगों को देखेंगे, चुन चुन के बदले लेंगे। और दूसरा ये जो जेल से बाहर पैगाम आया है, ये कितना अहम पैगाम है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा साहिबा वो कहते हैं कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस ज़ोर का पशेमा होना। वाह। और दूसरा एक शेर है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। सही। अब अकबर एस बाबर, मैं आई विटनेस हूँ कि 2010 के अंदर डिस्प्यूट शुरू हुआ। किस पे हुआ था कि बानी तहरीक इंसाफ के दाएं बाएं जितने लोग थे वो करप्शन कर रहे थे पार्टी फंड्स के अंदर करोड़ों रुपए की, और वो उस करप्शन के अंदर बानी तहरीक इंसाफ खुद भी जनाब इन्वॉल्व थे क्योंकि वो उन्हीं के दाएं और बाएं लोग थे। सही। अकबर एस बाबर ने उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट की। फिर फॉरेन फंडिंग के हवाले से उसने कहा कि बाहर से जो करोड़ों रुपए आ रहा है उसके हवाले से उसने ऑब्जेक्शन क्रिएट की।
तो मैं आई विटनेस हूं जी कि किस तरीके से कोर कमेटी की मीटिंग और तर्जमानों की मीटिंग के अंदर बानी तहरीक इंसाफ खुद अकबर एस बाबर की करैक्टर असैसिनेशन, पर्सनल करैक्टर असैसिनेशन, पर्सनल मॉरल करैक्टर असैसिनेशन, उसके तौर तरीके, उसकी मिसालें, उसकी एग्जांपल दे दे के फला यूएस स्टेट के अंदर ये जॉब करता था तो ये था, फला जगह पे ये था, फला जगह पे ये था। आपने ये जनाब आपने पेश करना है मीडिया के अंदर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये करना है। आज जनाब बानी तहरीक इंसाफ ये कह रहे हैं कि मैं बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले मिलूंगा, तो मैं ये समझता हूं कि ठीक है, उन्होंने एक जेस्चर दिया। अब इसमें से हम एक बात निकालते हैं, सिद्रा साहिबा आप भी सुन लें और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए भी है इस 89 न्यूज के जरिए से। हाँ। अगर बानी तहरीक इंसाफ उस शख्स के हवाले से जिसको 16 साल उन्होंने मिट्टी प्लीत की और 16 साल अकबर एस बाबर साहब ने इनकी मिट्टी प्लीत की, अच्छा, ये आप हिस्ट्री उठा के देख लें मीडिया के अंदर, आपको नजर आ जाएगा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इनके खिलाफ केस किए, इनकी पार्टी को दांव पे लगा दिया। आपको जनाब इलेक्शन के अंदर निशान नहीं मिला तो अकबर एस बाबर की वजह से नहीं मिला, आपको किसी काजी फायज ईसा की वजह से नहीं, अकबर एस बाबर की वजह से। आपको अगर अपना जनाब पहचान नहीं मिली पार्टी की 2024 के अंदर तो अकबर एस बाबर की वजह से। अगर उस अकबर एस बाबर से बानी तहरीक इंसाफ रुजू करने को तैयार है तो फिर आप मुझे बताएं रियासत और फौज किसने रुजू करने को नहीं तैयार हो सकता? वो तो इंडिविजुअल है ना, वो तो एक शख्स है। सही। तो जनाब 9 मई के हवाले से पिछले 4.5 सालों में जो आपने दंगा, फसाद, फितना, मारा मारी, तोइफुल मलूकी, छीना झपटी सब कुछ किया, उसकी पादाश में 20 लोग शहीद हुए बेकसूर, हजारों लोग जनाब पाबंद सलासल, लोगों के घर तबाह हुए, रियासत को नुकसान पहुंचा, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। तो क्या उस फौज से कि जो हम सब के लिए कुर्बानियां दे रही है, रोजाना 5 से लेके 50 अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं, उसको रिज्यू क्यों नहीं किया जा सकता? अच्छा चौहान साहब, उसको मैसेज क्यों नहीं भेजा जा सकता कि मेरे से गलती हुई, हाँ, मैंने गलत किया, मैंने पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान की औरतों को, पाकिस्तान के मर्दों को, पाकिस्तान के अच्छों को, पाकिस्तान के बुरों को, पाकिस्तान के हर शोबे जिंदगी के लोगों को फौज के खिलाफ मुस्तफर करने की कोशिश की। लेकिन मैं अफसोस करता हूं इस पे। मैं इंशाल्लाह अगर बाहर आया तो जनाब सबसे पहले मैं फौज के शोहदा से माफी मांगूंगा। तो क्या ये फौज के शोहदा से माफी नहीं मांग सकते? अकबर एस बाबर से आप माफी मांग सकते हैं, तो आप फौज के शोहदा से कि जिनकी तस्वीरों को, माफी की कोई बात नहीं हुई चौहान साहब, वो माफी नहीं मांग रहे। उन्होंने तो कहा भाई मैं मिलूंगा आके बाहर, और जो नाराज साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, हो सकता है उनको जेल में बैठे हुए एहसास हो गया हो कि भाई चले बहन भाई हो, भाई भाई हो, उनमें भी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर सुलह भी तो हो जाती है ना। अगर मामलात पिछले खराब थे, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो अच्छी बात है। पुराने साथी तो खुदे लाइन लगे हुए, अच्छी बात है कि उनको मैदान में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात हो सकता है कि वापस आपकी भी दोस्ती हो जाए। नहीं बात अच्छा? नहीं है। मैं जो आपको इस्तदलाल पेश कर रहा हूँ जरा उसको समझे। जी जी। अगर फर्दे वाहिद के साथ ये रवैया है, किसी के पास जाना ना दुश्मनी के बाद, कत्ल के बाद, ठीक, लड़ाई के बाद, झगड़े के बाद, खुरेजी के बाद, जब आप दूसरे अपने फरीक के घर जाते हैं ना तो कोई मौज मेला करने के लिए नहीं जाते। इसका मतलब होता है कि आपने रुजू किया, सही, आपने बैकआउट किया, आपने रिट्रीट किया, आपने अपने पुराने मौकफ इस शख्स के हवाले से, इस ग्रोह के हवाले से जो दुश्मनी के ऊपर मबनी था, अब आप उसको दोस्ती में कन्वर्ट कर रहे हैं। सही। किसी के दुश्मन के दर पे जाने का ये मकसद होता है। तो भाई जिसको आपने अपना विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, सही, आपने दुश्मन बना लिया उस अदारे को, उस फौज को, बैरूनी ताकतों की शय के ऊपर, तो भाई इतना हौसला अब आप रख लें ना। एक इंडिविजुअल के लिए आप ये कर रहे हैं तो भाईजान फिर आप आला ज़र्फी दिखाएं। आप पाक फौज के शोहदा के हवाले से कहें मैं बाहर आऊंगा, मैं इंतहाई शर्मिंदा हूं, मेरी तहरीक के जरिए से शोहदा की बेहुरमती हुई, पाक फौज के जवानों और अफसरों की बेहुरमती हुई, उनको बदनाम करने के हवाले से अदारे को मुझसे कुछ एक्स हो गए, वो नहीं करना। तो कहने का मकसद ये है, ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, ये पॉलिटिकल जनाब आपके आप कह ले के एक्ट्स हैं
कि जो आपने अकबर एस बाबर के हवाले से कर दिया, लेकिन आगे से अकबर एस बाबर ने क्या कहा ये भी सुन लें। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आप कंप्रोमाइज करें, और मैं आज बीइंग अ तजिया निगार मैं आपके सामने रख दूं, बड़ी अच्छी बात है। इब्तिदा की उन्होंने, चलो आगे आगे अदारे से, रियासत से, शोहदा से भी ये चीजें कर लेंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब आप करना क्या है? करना ये है, अकबर एस बाबर साहब ने कहा है कि आप एक कमेटी बनाएं, बानी तहरीक इंसाफ को कहा है कि आप अपनी पार्टी की कमेटी बनाएं, मैं पुराने तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी 4 बंदों की कमेटी बना देता हूँ। सही। हम आपस में बैठ के, 2024 का उनका बयान है, 2024 में उन्होंने कहा था कि भाई एक वकील 3 बंदे आप नामजद करें, हम भी करते हैं कोई ऐसी कमेटी बनाने की। ये तो पुरानी जी अभी भी ना जी, अभी भी उन्होंने कहा सही कि आप एक कमेटी बनाएं, कमेटी बनाकर दोनों पहले बैठ के मोडेलिटीज तो तय करें ना। ठीक है। अब आपके इस वक्त फवाद चोई साहब और बाकी लोग भी जो मीडिया के अंदर कुछ बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि एक तरफ पीटीआई कहती है, जिसको मैं जब नगदा कोका की तहरीक कहता हूं तो आप कहती हैं कि आप उसको नगदा कोका की तहरीक कहती है। उस पीटीआई का एक तरफ है कि हमारे बानी तहरीक इंसाफ से रसाई, अब रिहाई नहीं चाहिए उन्हें, अब रसाई चाहिए। तो चलो अब रसाई के हवाले से एक तरफ आप कहते हैं हमें रसाई दो, दूसरी तरफ आप रियासत को तड़िया लगाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं इस तरह हाथ फेर के कि हम आ रहे हैं 27 को, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो जनाब जो रियासत को तड़िया लगाई जाती है ना, तो फिर रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि हम पिछले इतने महीनों से कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा एक जायज राइट है, जो कानून भी इजाजत दे रहा है, हाई कोर्ट ने भी इजाजत दे रखी है, उसको क्यों नहीं माना जा रहा? तो फिर वो कहते हैं कि भाई आपको रसाई देना होगी, और अलीमा खान कह चुकी हैं कि भाई हमें मिलवा दें, हम बाहर आके कोई किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। चौहान साहब ये सुन लीजिए, सर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, ये अलीमा साहिबा का बयान अब देखें, अब वो डाउन टू अर्थ होके आ रही हैं कि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, तो फिर तो मुलाकात होनी चाहिए। कहा क्या है पहले देखिए। अगर आप कोई सियासी बात बाहर ना आके करें तो हम उनको कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात करवा दें। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया है बहनों ने कि अब कोई सियासी बात बिल्कुल नहीं आके करेंगे बाहर आके। आपने यकीन दहानी करा दिया। चौहान साहब तीनों बहनें खड़े होके जो है यकीन दहानी करा रही हैं, यकीन कर ले। सिदरा साहिबा इत्तला के लिए अर्ज है कि आप असल में पिछला बैकग्राउंड 4.5 साल का और खुसूसन 3.5 साल का जब से वो गिरफ्तार हुए हैं, थोड़ा सा आपकी नजरों से उलझल है। 2 दफा ये इस किस्म की यकीन दहानी करा चुके हैं, बल्कि 3 दफा, और 1 दफा अदालत में लिख के दे के आ चुकी हैं, लिख के। सही। सुलेमान अकरम राजा लिख के दे के आए कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, और उसी मुलाकात के बाद जब ये बाहर आए तो इन्होंने अन्नी डाल दी थी रियासत के खिलाफ, फील्ड मार्शल के खिलाफ, अदारे के खिलाफ, फौज के खिलाफ, फिर झूठ बोलना, फिर जनाब मिसलीड करना तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उनको इंस्टिगेट करना झूठ बोलकर कि अंदर से बानी तहरीक इंसाफ ने ये कहा है वो कहा है। दूसरी तरफ वही वकील बाहर आते हैं, वो कहते हैं जी उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा, लेकिन अलीमा बाजी कहती थी है, नौरीन बाजी कुछ और कहती थी, अलीमा बाजी कुछ और कहती थी। लेकिन हो सकता है कि अब गलतियों का एहसास हो गया, और चौहान साहब हो सकता है कि वाकई वो सुधार की तरफ जाना चाह रहे हो सकता है वो उसी पॉइंट पे जाना चाह रहे हो जिस पे आप फोकस कर रहे हैं कि भाई आप पाक फौज से भी ऐसी बातें कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उसी की तरफ चीजें चल रही हों, ऑन ट्रैक आ गए हों। बिल्कुल ठीक है, इनको फुल फ्लैज एक्सेस हासिल थी। अडियाला जेल, जमान पार्क और बनीगाला बना हुआ था, बल्कि सेक्रेटेरिएट बना हुआ था इनका। मुझे लगी हुई थी, लिस्टें जाती थी, अलीना शिगरी भी मिल रही है, समीना पाशा भी मिल रही है, फरिया अदरीस भी मिल रही है, सारे मिल रहे हैं, एंकर भी, एंकरनिया भी, सारे मिलके जाके जनाब मुलाकातें करते थे। सहाफियों ने क्या कर दिया है, मिलने नहीं थे सर वो। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हर किस्म का बंदा मिलता था, वकील भी, सियासी कारकुन भी, सहाफी भी, रिपोर्टर भी, सब मिलते थे ना। क्यों बंद हुआ? बंद इस वजह से हुआ कि रियासत के खिलाफ इंतशार पैदा किया जाता। सही। हालांकि कानून के मुताबिक सिर्फ फैमिली मिल सकती, और फैमिली की डेफिनेशन मैं आपको कल कर चुका हूं कि फैमिली की डेफिनेशन पूरी दुनिया की रियासतों के अंदर अपने अपने मुल्क में होता है माँ बाप और बीवी बच्चे, बस। अगर औरत है तो उसका मियाँ। सही। तो वो तो हो रही है। अब देखो ना, बुशरा बीबी की बेटी से मुलाकातें हो रही हैं, बुशरा बीबी की
जनाब रेगुलर बानी तहरीक इंसाफ से अंदर मुलाकात हो रही है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, सही, बिल्कुल मिल रहे हैं। लेकिन बच्चों ने अगर आना है तो बच्चे आए, बच्चे अगर नहीं आते तो इसमें रियासत का क्या कसूर है? चले मुझे ये बताएं। चौहान साहब, अब बहनें इतना परेशान हो रही हैं, आपको पता है, फिर वकला मिलवा दें। अब जब सब लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो है वो इदारों को चाहिए कि थोड़े से लचक दिखाएं, क्योंकि आप मामला जो है ठीक करके ही सर पाकिस्तानी सियासत चलनी है। जब तक ये खींचातानी चलती रहे, हमने बर्बाद होते रहना है सर, मुआशी तौर पे हो रहे हैं। तर्स के ऊपर नहीं चलते अदारे, रियासत तर्स के ऊपर नहीं चलती, सही, सिला रहमी के ऊपर नहीं चलती रियासत, रियासत कानून के ऊपर चलती है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलती है। रूल ऑफ लॉ रियासत ने जब तक इम्प्लीमेंट ना किया, देखो ना, आज से 8 महीने पहले तक ये जनाब इनकी हालत ये थी कि वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। ये लाते ना इनके, तो इनकी पकड़ाई कोई नहीं थी बीबी सर। अब तो पकड़ाई नहीं देती थी, इनके मुंह से आग निकलती थी, इनकी तड़ियां, इनकी धमकियां, एक मिनट सुन लो। और अब देखो ना, अब रिहाई भी आई नहीं, अब रसाई, तो रियासत ले आई ना रसाई के ऊपर, रिहाई से रसाई पे अगर रियासत ला सकती है ना, चौहान साहब, तो रियासत और भी बहुत कुछ कर सकती है। साहब, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ना सर, सारी ऑन रिकॉर्ड है। और अभी वो शफी जान साहब ने कहा है कि ऐसे छड़ना किसे नो नहीं, याद रखना। वो क्या है कि हमने गिन गिन के बदले लेने, मैंने आपको याद करा दिया, मेरा ये फर्ज था। अब आप मुस्कुराए यहाँ से। सुनो सिद्रा साहिबा, यही वो बातें हैं जो मुझे डर लगता है कि ये बानी तहरीक इंसाफ को फटे फाड़े लगाएंगे। अल्लाह, वो ना भी रियासत में लगाना हो ना, ये जो शफी जान जैसे लोग हैं, सदीक जान जैसे लोग हैं, और इनकी जो अलीबा बाजी जो हर रोज तड़िया लगाती है कि लोग आपके घरों में घुस जाएंगे, लोग आपको जनाब ये नहीं करने देंगे, यही वो चीजें हैं जिससे रियासत के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट की है। और वो मोहम्मद हुसैन एक मासूम इंसान से कल दहशतगर्द बन गया, खैबर एजेंसी का वो लड़का जिसने आके फिर माल रोड रावलपिंडी में दहशतगर्दी की। यही बातें सुन के, यही उस जनाब मैं क्या लफ्ज यूज करूं, सर वो फुटेजेस मांग रहे हैं उस मामले पे भी, वो कह रहे हैं कि पिक्चर्स दें, फुटेजेस दें, हर जगह पे कैमरास मौजूद है, हमें मोहम्मद हुसैन अगर आया है, उसने ऐसा कुछ किया है, तो वो तो प्रूफ मांग रहे हैं। पीटीआई प्रूफ मांग रही है, कहती है प्रूफ दे, हम ऑन करेंगे। यार कितने अफसोस की बात है सिद्रा, यही बातें इन्होंने 25 मई 2022 के हवाले से की अपने लॉन्ग मार्च के, यही बातें इन्होंने 9 मई के हवाले से की, यही बातें इन्होंने 26 नवंबर के हवाले से की। इनकी जो 4.5 साल की करतूतें हैं ना, उनको अगर आप देखें, इनके कोल फेल देखें, तो ये चीज साबित हो जाती है कि ये सारे बाजार और मेन चौक चौराहे के अंदर खड़े होकर अगर कोई जुल्म, जबर और इखलाकी जुर्म भी करे ना, पकड़े जाए, तो ये कहेंगे भाईजान ये हमारे खिलाफ साजिश है, सीसीटीवी कैमरा लेकर आओ, सीसीटीवी कैमरास लेकर आओ। और भाई सीसीटीवी कैमरा सुबह से लेकर रात तक टीवी चैनलों पे चलते हैं, आपकी क्लिप्स चलते हैं, आपकी फुटेजेस चलती है, आप कौन सी सीसीटीवी कैमरास मांगते हैं? पहली चीज। दूसरी, अभी इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। सही। आपका ये जो मोहम्मद हुसैन दहशतगर्द है, इसकी आप जरा टिकटॉक की पूरी टाइमलाइन उठा के देखें। उस टाइमलाइन के मुताबिक ये आम इंसान से जो दहशतगर्द बना है, वो पूरा एक 4 साल का प्रोसेस है, 4.5 साल का। ठीक। ये पहले आम सा एक इंसान था, सही, टिकटॉक चलाता था, सोलर के जनाब पैनल लगाने वाली, घूमने वाली, फिरने वाली, डायलॉग मारने वाली, फिल्म स्टारों की एक्टिंग करने वाली। फिर साथ ही ये पीटीआई का कार्टून बना। इसने जनाब इकबाल अफरीदी को ज्वाइन किया, इनका एमएनए, जो चर्च के कारोबार और मंशियात के कारोबार के हवाले से बदनाम है मुबैना तौर पर, जो कस्टम के पूरे नाके को जनाब जाके खोलते हैं, जिसकी वीडियो इन्होंने खुद अपलोड की हुई है, बड़ी मशहूर जमाना वीडियो है, आज से 6 महीने पहले की, कि ये जमरोद से लेके खैबर के दरमियान रोड के ऊपर गए, इन्होंने कहा कि तुमने यहाँ नाका क्यों लगाया है, खबरदार आइंदा यहाँ पे नाका लगा। क्यों? इनकी कंसाइनमेंट चाहती है। इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जितने लोग एजिटेशन कर रहे हैं या जितना पैसा लग रहा है, वो सारा ईरानी तेल की स्मगलिंग, आपकी खैबर एजेंसी की, वादिये तीरा की चर्च और हेरोइन और जनाब मंशियात की स्मगलिंग का पैसा। तो सर सिस्टम कहाँ पे अगर स्मगलिंग हो रही है? चौहान साहब ये इतनी बड़ी खबरें दे रहे हैं सर, ये किसी एक बंदे की बात तो नहीं हो सकती। आप फिर इसका मतलब है कि सिस्टम वाकई फेल हो चुका है, वाकई कोलैप्स हो चुका है।
कि यानी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के 1, 2, 3 लोग इतने मजबूत हो गए हैं कि वो इतना सब कुछ करते जा रहे हैं और सिस्टम जो है खामोश है, बॉर्डर खामोश है। सिद्रा बीबी, वो जी सिस्टम कामयाब है तो उनकी चीखें निकल रही है ना। सही। स्मगलिंग रोक दी गई है। चमन बॉर्डर से अरबों खरबों रुपए की स्मगलिंग होती थी, डेली की, महाना या सालाना नहीं जी। वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आके सबसे पहले उसको ब्लॉकेज किया। सही। जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान के सपोर्टर और आपके जनाब खुसूसन महमूद खान अचकजई के सपोर्टर, उनकी चीखें निकल गई। फिर जनाब आपकी ये वादी तीरा, जहां से आपके वजीर आला KPK हैं, इनकी वहां पर जनाब लोगों की वहां पर चर्च की फैक्ट्री है, वहां पे अफ्यूम जनाब कास्ट होती है, वो सारी अफगानिस्तान जाती है, उसको रोक दिया गया। अभी आपने मेरी बीच में बात टोकी, मैं उस लड़के मोहम्मद हुसैन दहशतगर्द का पूरा सुना रहा था। जी जी। ये इकबाल आफरीदी से मिलने के बाद इसकी जो टिकटॉक्स है उसमें ये अपनी पोस्ट की पैदावार, फ्यून की पैदावार की टिकटॉक इसने लगाई हुई है। अच्छा चौहान साहब, खेतों के ऊपर माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। पहले सर वो वकास शेख साहब इस मामले पे क्या कहते हैं? वकास अकरम शेख जो हैं वो इस मामले पे क्या कह रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। फिर यहीं से बात जो है वो वापस कंटिन्यू कर रहे हैं जो आप मोहम्मद हुसैन के बारे में बता रहे हैं। जी शॉर्ट चलाइए जी, सुनाइए। ये बताया गया कि उस नौजवान का ताल्लुक बिल्कुल PTI से था और वो तस्वीरें वहाँ पे मौजूद है, मगर अभी तक हकायक क्या है वो सामने नहीं आए। एक वाकया होता है, हमें अभी पता ही नहीं है कि बंदा कहाँ का है, कैसे है। इवन PTI वाले सोच रहे हैं यार ये क्या खबर आ रही है। अचानक जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तैयार होके आके बैठ जाते, वो जी PTI ने ये कर दिया, जो PTI ने ये कर दिया। चंगा भाई, तुम लगता है कि ਉਹਦੀ फेसबुक पहले खोल के बैठा से ਉਹਦੇ मतलब गोली लगन तो पहले तेरे को फेसबुक पई हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की मजम्मत करती है, दहशतगर्दों की मजम्मत करती है। Again, in all its forms and manifestations, we condemn and reject terrorism in all forms. Simple. इमरान खान साहब ने हमेशा अमन की बात की है, एहतजाज की बात भी की है तो पुरअमन की बात की है। हमारे सामने फैक्ट्स नहीं है, हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड की है और CCTV फुटेज की डिमांड की है। जी चौहान साहब, सर वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो हम मजम्मत करते हैं। जी सर, अब आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज जो बात कर रहे थे। ठीक है, मैं एक मीडिया पर्सन हूँ जी 25 साल से, और मैं खुद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सही। मुझे पता है कि आप कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए से किस चीज को कितनी हद तक कितनी जल्दी आप एक्सेस कर सकते हैं। एक बंदा अपने माथे पे PTI की पट्टी बांधकर हाथ में पिस्टल लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करता है और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है। 5 मिनट के अंदर उसकी पूरी की पूरी डिटेल पता की जा सकती है, जो रियासत और अदारों ने पता कर ली। सही। एक सिर्फ उसके ट्विटर की टाइमलाइन, आम बंदा लेमैन भी, सबसे पहले तो आप उसके चेहरे से नादरा के अंदर आप 1 मिनट के अंदर जनाब उसका पूरा बायोडेटा पता कर सकते हैं, सिर्फ तस्वीर के जरिए। तस्वीर आएगी, आपने उसको नादरा के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप है, सही। उस तस्वीर के जरिए से इंडेक्स लगाकर आपके पूरे का पूरा डिटेल आ जाती है, पता क्या है। सही। जब पता आ जाता है तो उसमें फिर उसके जितने लिंक्स हैं, उसकी टिकटॉक, उसकी फेसबुक, उसकी जनाब आपका इंस्टाग्राम, उसके ट्विटर, उसके पूरे के पूरे एड्रेसेस आ जाते हैं। उन एड्रेसेस पे चले जाओ तो पूरी की पूरी उसकी शख्सियत, उसकी सियासत, उसकी माशरत, उसका सकाफत, उसका तमद्दन, उसकी सोच, उसकी वैल्यूज, उसकी आइडियोलॉजीज, उसका नैरेटिव, उसका स्कूल ऑफ थॉट, सही, उसका खानदान, उसका हसब, उसका नस्ल, सारी की सारी सामने आ जाती है। इसमें कौन सा इतना बड़ा जनाब मसला फीसागोरस है, या जनाब नाइट्रोजन बम बनाने का या हाइड्रोजन बम बनाने का कोई फार्मूला पिन्हा है, जो शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि ये जनाब वजीर इत्तलात तैयार बैठा हुआ था। और भाई क्यों ना तैयार बैठा हो, साथ ही GHQ है, GHQ के करीब सेंसिटिव जगह पे ये वकूआ हुआ, तो क्या वो आके रिप्रेजेंट नहीं करेगा वजीर इत्तलात? क्या वो आके डिटेल नहीं बताएगा? और वजीर इत्तलात जनाब गुफ्तगू करने से पहले उसको अदारों ने, एजेंसियों ने पूरी की पूरी रिपोर्ट दी होगी कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। तो जनाब ये सारी चीजें नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब आपने लोगों को इंस्टिगेट किया, कल वजाहत खान कहता है कि मेरी फौजियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ को कत्ल कर दिया गया। आप बताओ, अब इसके बाद क्या
जहनी तौर पर मुतासर कोई शख्स, कोई एबनॉर्मल पीटीआई का कारकुन, वो इंस्टिगेट नहीं होगा। इसी तरह वो इंस्टिगेट हुआ, इंस्टिगेट होकर वो चला गया, उसने आगे कार्रवाई कर ली। अब ये जनाब इधर उधर की मार रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज लाओ। ये सीसीटीवी कैमरा एक इनका जिसा हकीकी आजादी इनके लिए एक जनाब लतीफा बन गया, इनकी छेड़ बन गई है ना, वैसे सीसीटीवी कैमरास भी एक छेड़ बनी हुई है। सही, ठीक है चौहान साहब, बिल्कुल जो आपने मुद्दा बयान किया है और शेख वकास अकरम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उन्होंने ऑन किया है कि ये पीटीआई का बंदा है, खबर से ताल्लुक़ है इसका और पीटीआई के रहनुमा के साथ ये रहता भी रहा, लेकिन साथ ही वो डिमांड कर रहे हैं कि आप इसकी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, चीज़ें हैं, वो भी सामने लाएं। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री। इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है और महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से वज़ीर आज़म को एक ख़त लिख दिया गया है। ये क्या मामला है, इस वक्त ये मामला कितना अहम है, बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।